और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, थोड़ी देर में हरियाणा में थमेगा चुनाव प्रचार। शाम के 6 बजे के बाद चुनावी शोर थम जाएगा। अब डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे उम्मीदवार। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। सभी विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जनता के मन में क्या है ये टटोलने की हर प्रत्याशी कोशिश कर रहा है। अलग अलग तस्वीरें चुनाव प्रचार की इस वक्त आ रही हैं। अब से कुछ ही देर बाद चुनावी शोर थम जाएगा, क्योंकि लगभग 5:15 का वक्त हो चुका है। 6 बजे चुनावी शोर है वो थम जाएगा। शाम 6 बजे के बाद चुनाव जो प्रचार है वो थम जाएगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग उम्मीदवार कर पाएंगे, लेकिन अब 6 बजे के बाद जो रैलियां, रोड शो, जनसभाएं ये सब नहीं मुकम्मल हो पाएंगी। थोड़ी देर में हरियाणा में चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। शाम के 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। ये बड़ी खबर है, डोर टू डोर कैंपेन अब उम्मीदवार कर पाएंगे। तो 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। और इस बार हरियाणा का चुनाव बेहद दिलचस्प है। एक तरफ जहां बीजेपी की साख दांव पर लगी है कि इस बार हैट्रिक लगानी है, और अगर नहीं लग पाती जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि सरकार बार बार पर्ची खर्ची नीतियों की और तमाम बातें करती है, फिर जनता ने क्यों एतबार नहीं किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कि लगभग पिछले 10 सालों से बात करें तो सत्ता से दूर है और सत्ता पाने की चाहत में लगातार कांग्रेस भी जोर आजमाइश करती हुई नजर आई है, चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। कांग्रेस की साख भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है, और अगर इस बार भी वापसी नहीं होती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को लेकर सवाल उठने लगेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी नहीं, बल्कि जेजेपी, आम आदमी पार्टी, एएसपी, बीएसपी, एनएलडी, ये पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आ रही है। देखिए, एनएलडी पुरानी पार्टी है। एनएलडी चौटाला परिवार जिस पार्टी को संभालता रहा, लेकिन उसके बाद पार्टी में 2 फाड़ हुए। एनएलडी और जेजेपी 2 पार्टियां बनी। पिछली बार जेजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जब बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को हासिल नहीं हुआ। और इस बार जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन नहीं है। तो ऐसे में एएसपी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी की एंट्री हरियाणा के चुनाव में, और थोड़ी ही देर में हरियाणा में चुनाव प्रचार थम जाएगा। बस अब कुछ ही देर का इंतजार है। और डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। थानेश्वर, क्योंकि बस अब कुछ ही देर का इंतजार है और जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। आप लगातार पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव को कवर करते रहे। अब जब चुनाव का जो प्रचार है वो थमने वाला है, तो अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, कुछ ही मिनटों का समय बाकी रह गया कि चुनाव प्रचार थम जाएगा। स्टार प्रचारक फिर प्रचार में नजर नहीं आएंगे। केवल उम्मीदवार और उम्मीदवार के 2-3 समर्थक डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकते हैं। अभी तक बिल्कुल नेक टू नेक हरियाणा में फाइट बनी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला चल रहा है। अब देखना यह है कि जो लास्ट मोमेंट के होते हैं, आप भी हरियाणा को लंबे समय आपने कवर किया है, आपको पता है कि हरियाणा में जो लास्ट के 2 दिन होते हैं बहुत ही क्रूशियल डे होते हैं। इस समय में ही पूरा चुनाव उल्ट पुलट होता है। अब जिस तरीके से बीजेपी ने मैनेजमेंट कर रखी है या कांग्रेस ने अपनी मैनेजमेंट कर रखी है, उसी को देखना बाकी होगा कि किस तरीके मैनेजमेंट के थ्रू किस तरीके व्यू रचना करते हैं और अपने चुनाव को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर नजर रखती हैं, ताकि कोई वोटरों को लुभाने के लिए किसी तरह के कोई षड्यंत्र न रच ले, किसी तरह की कोई गिफ्ट का ऑफर ना कर दे, या इस तरह के। इलेक्शन कमीशन भी काफी सक्रिय है और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी इस समय बढ़ जाती है, ताकि किसी तरह की कोई ऑफर करके ना किसी पार्टी को, वोटर्स को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाए। तो अब देखना यह है कि अब स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम आएगी। चुनाव प्रचार थमते ही अब जिस तरीके लास्ट मोमेंट पे देखिए कि अशोक तंवर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, अपने आप में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ। जहां एक तरफ कांग्रेस को फायदा, उसके साथ साथ ही कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर की शुरू से 36 का आंकड़ा है। अशोक तंवर जब पार्टी छोड़ के गए थे तो उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा कोऑपरेट नहीं करते, इस वजह से मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं। अब देखना यह है कि जिस तरीके दलित वोटर्स को साथ लाने के लिए, हालांकि बीजेपी हर प्रचार के अंदर यही मुद्दा बढ़ा रही थी कि अशोक तंवर दलित थे, उनको पहले इन्होंने परेशान किया, वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। दलितों का जिक्र किया, हमारी शैलजा को परेशान कर रही है। तो एक बड़ी बात यह है कि जो दलित वोट बैंक है वो एक अशोक तंवर के साथ भी रहा है, और बीजेपी लगातार हमलावर है कि ये लोग दलित विरोधी हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर भी लगातार आलोचना की जा रही है। खुद पीएम मोदी ने अभी कुछ ही देर पहले एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि रिजर्वेशन को लेकर इनकी जो मानसिकता है वो क्लियर होती है। तो क्या ये अशोक तंवर वाला जो दाव है ये बहुत ज्यादा मददगार होगा क्या कांग्रेस के लिए? देखिए, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं, अभी 2 दिन का समय शेष रह गया। प्रचार अशोक तंवर कर नहीं सकते, डोर टू डोर जाएंगे। 2 दिन में डोर टू डोर कितना कर सकते हैं?
ज्यादा टीवी पे विज्ञापन दे नहीं सकते अशोक को, किसी न्यूज सोशल मीडिया के कोई ज्यादा इतना इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन डोर टू डोर जाके कितना अशोक तंवर किस स्ट्रेटेजी से, कांग्रेस किस स्ट्रेटेजी से अशोक तंवर को कैच करने का प्रयास करेगी, ये अभी उनकी स्ट्रेटेजी है, ओपन नहीं हुई है अभी। जैसे ही अभी सूत्रों से कई बार अशोक तंवर से बात करने का प्रयास किया, तो एक बार उन्होंने फोन पिक भी किया, उन्होंने कहा कि रात को बात करता हूं, क्या प्लानिंग है, किस तरीके, अभी निकल के बात सामने आएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से अशोक तंवर को इन्होंने पार्टी में शामिल किया कांग्रेस में, बीजेपी जो बार बार प्रचार कर रही थी कि अशोक तंवर दलित है इसलिए परेशान किया और बीजेपी में शामिल हो गए, आज उसका जवाब कांग्रेस ने दे दिया है। और साथ ही साथ अब दलित वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए किस तरीके से अशोक तंवर स्ट्रेटेजी करते हैं, किस तरीके डोर टू डोर जाते हैं, क्या करते हैं, वो अभी देखना बाकी होगा। हालांकि दलित वोटर जो बीजेपी से अपना कांग्रेस से दूर होता जा रहा था, बीजेपी जिस तरीके से उस पर अटैक कर रही थी, अब उम्मीद है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि अशोक तंवर के कांग्रेस ज्वाइन करते ही दलित में एक मैसेज तो जाएगा कि अशोक तंवर के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे कि वो पार्टी से परेशान था या सो कुछ भी था, अच्छा, तो और एक और बड़ी बात भी है कि अगर अब क्या भूपेंद्र हुड्डा स्ट्रेटेजी के लिए अशोक देखा तंवर जाए की तरफ से अभी तो तक सिर्फ कोई अगर प्लान, कोई चुनौती था कोई तो भी कांग्रेस बयान सामने नहीं आया है। धनेश्वर, एक सवाल ये भी है कि अभी तक भूपेंद्र हुड्डा के लिए चुनौती सिर्फ एक कुमारी सैलजा बनी हुई थी, क्योंकि ज्यादातर जो नेता है वो पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी और अलग अलग पार्टियों में जा चुके हैं। अब जब अशोक तंवर की वापसी हुई तो कुमारी सैलजा के साथ साथ अशोक तंवर एक और नाम जुड़ चुका है जो अनकंफर्टेबल कर सकता है पॉलिटिकली भूपेंद्र हुड्डा को। इसको लेकर भी कुछ अंदर खाने बात निकलकर सामने आई क्या? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा के लिए केवल कुमारी शैलजा और अशोक तंवर ही नहीं, रणदीप सुरजेवाला भी एक बड़ी परेशानी है। रणदीप सुरजेवाला भी, क्योंकि अशोक तंवर भी, सॉरी, भूपेंद्र हुड्डा भी जाट है और रणदीप सुरजेवाला भी जाट है। जाट जाट की लड़ाई में कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला भी उनके लिए एक परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रणदीप सुरजेवाला राहुल परिवार, गांधी परिवार के बहुत नजदीक भी है। और दूसरी तरफ है कि जिस तरीके से अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है, अब ये बहुत बड़ी परेशानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए बन सकते हैं। कुछ ना कुछ तो अंदर खाने खिचड़ी पकी है कि जो अशोक तंवर को एकदम लास्ट मोमेंट पर आकर कांग्रेस में शामिल कर दिया गया। नेचुरल है कि अशोक तंवर इतनी जल्दी इतना डिसीजन लेने वाले नहीं है, लेकिन कोई डिसीजन लिया तो उनको भी कोई ना कोई ऑफर किया गया होगा कि अगर सत्ता में आते हैं तो ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, कुछ ना कुछ है। लेकिन जैसे ही अभी धीरे धीरे, चूंकि अभी कुछ ही देर पहले अशोक तंवर शामिल हुआ, अभी बात निकल के नहीं आ रही है, बात चलकर रात तक वापिस सामने आ जाएगी कि किस तरीके से अशोक तंवर को क्या ऑफर किया गया, किस तरीके से स्ट्रेटेजी है, उसके बाद ही सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के लिए कहीं ना कहीं ये परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, एक और चीज हमने देखी है, जहां जहां भी सत्ता में कांग्रेस काबिज होती रही वहां वहां पर सत्ता के 2 केंद्र स्थापित किए। अब क्या फिर से वही स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस काम करती नजर आ रही है? क्या अशोक तंवर का कद उतना ही बड़ा इस बार भी रहने वाला है जैसा हमने इससे पहले देखा? देखिए, अशोक तंवर ने जिस तरीके लास्ट मोमेंट पर आकर इलेक्शन के अंदर ज्वाइन किया, तो नेचुरल कोई ना कोई बड़ा पद देने का ऑफर तो अशोक तंवर को किया होगा, वरना अशोक तंवर भी कोई राजनीति के पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं जो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को लीड करते थे। वो ऐसे आसानी से तो कांग्रेस में शामिल होने वाले नहीं है। उन्हें पता है कि उनके इस समय कांग्रेस में आने से बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी पर, बीजेपी को इसका डेंट भी पड़ सकता है, तो नेचुरल कुछ ना कुछ बड़ा तो हुआ होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन अगर सब कुछ है कि 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या डिसीजन आता है, उसके बाद ही सारी बातें क्लियर कर छनकर सामने आ पाएंगी। लेकिन नेचुरल है कि ये अभी अशोक, जहां तक सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि अशोक तंवर आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नहीं पता थी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता होती तो बात कुछ और होती, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जहां तक सूत्र बता रहे कि ये बात नहीं पता थी। अशोक तंवर भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस में शामिल होने के बाद ही भूपेंद्र हुड्डा को यह बात पता चली है कि अशोक तंवर शामिल हो गए। अब इसमें क्या मामला है, क्या ऊपर सेटिंग हुई है, किस तरीके से बातें हुई हैं, क्योंकि ये अशोक तंवर की जो खिचड़ी है बहुत पहले से पक रही थी। क्या आपके पास कोई जानकारी है कि ये पटकथा कब लिखी गई? क्योंकि अशोक तंवर कल तक तो बीजेपी के लिए एक्सपर्ट पोस्ट करे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। पटकथा जी, ये पटकथा जब बीजेपी का टिकट वितरण हो रहा था उस समय लिखी गई थी, क्योंकि अशोक तंवर ने सिरसा संसदीय क्षेत्र के अंदर अपने कुछ समर्थकों के लिए टिकट की डिमांड की थी। उन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र से सांसद हूं और मेरे इन समर्थकों को टिकट दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया और भी सोनीपत साइड हो गया, और इधर अपने सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र से और असंध से उन्होंने अपने उम्मीदवारों के लिए टिकट मांगी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। तो उन्होंने आहत हो गए कि मैं अब जब मेरी टिकट बंटवारे में मेरी नहीं चल रही, और जितनी भी रैलियां हुई आप उसमें देखिए कि अशोक तंवर कहीं भी फ्रंट लाइन में नहीं थे, सेकंड लाइन या थर्ड लाइन में होते थे। अशोक तंवर को कहीं ना कहीं ये लगा कि एक कांग्रेस के अंदर तो मेरा कद बहुत ऊंचा था, मैं फ्रंट लाइन नेता था, लेकिन बीजेपी में तो मेरा सेकंड या थर्ड पे मैं आ चुका हूं। तो ये भी उन्हें परेशानी हो रही थी। तो अशोक तंवर जहां भी जाते थे, जिस तरीके उन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं मिल रहे थे। पीछे कई बार अशोक तंवर ने इशारों में जैसे बंदा कहता है तो उस तरीके कहा भी था कि कांग्रेस में एक बात अलग थी, बीजेपी में अलग है, बीजेपी में भी शामिल हुए धीरे धीरे। बीजेपी में तो उनका एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी में तो मैं अभी लिटिल बेबी हूं, कांग्रेस में मैं मतलब आप ये कह रहे कि रम नहीं पाए थे अशोक तंवर, और ऐसे में उनको ये एहसास हुआ कि कांग्रेस में उनको ज्यादा महत्ता मिलती थी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।